नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। भारत की सरहदों पर घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है और आज इस बार मामला सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति से निकलकर अब अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी तक पहुंच चुका है। क्यों? दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है और इस बीच बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के नेता नुरुल हुदा का एक बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। नुरुल हुदा ने ममता बनर्जी से कहा है कि वो इस्तीफा ना दे, बल्कि दिल्ली के खिलाफ जंग का ऐलान करे। इतना ही नहीं, उसने पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करने जैसी भड़काऊ बातें भी कही है। दावा किया है कि बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर बंगाल की राजनीति में बांग्लादेशी कट्टरपंथी की दिलचस्पी क्यों बढ़ रही है? क्या अवैध घुसपैठ सिर्फ वोट बैंक तक सीमित थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या बंगाल की बदलती राजनीति उन ताकतों की बेचैनी बढ़ा दी है जो अब तक खुली सरहदों पर राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाते रहे हैं? बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि बंगाल में अवैध घुसपैठियों को संरक्षण मिला है और अब जब सत्ता बदलने की चर्चा तेज हुई है तो कट्टरपंथी संगठनों की तरफ से भी खुलेआम बयान आने लगे और इसको लेकर के तस्वीर जो रखी जा रही है, बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। बांग्लादेश से बंगाल पर विवादित बयान दरअसल सामने आया और ये विवादित बयान जमात नेता नुरुल हुदा का, जिसमें ममता अभी इस्तीफा मत दीजिए, इस तरीके की बात कही गई है। दिल्ली पर युद्ध की घोषणा कीजिए, पश्चिम बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा कीजिए, बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ हैं। तो ये जो एक तरह से विवादित बयान है, जिसके बाद सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति और केवल पश्चिम बंगाली क्यों, पूरे देश भर की राजनीति में बड़ी हलचल सामने आ रही है। बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ है। बांग्लादेश से बंगाल पर इस विवादित टिप्पणी का, इस विवादित बयान का, इस जहरीले शब्द बाण का आखिर मतलब क्या है? क्या ये पूरी तरीके से सरहद पर चल रही राजनीतिक संरक्षण को लेकर के तस्वीर दिखाता है? सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया है। বিজাতীয় দিল্লির শাসনকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং পশ্চিম বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিন। আমরা 17 কোটি মানুষ আপনাদের সহযোগিতা দেব, সমর্থন দেব, সার্বিক সহযোগিতা দেব। बंगाल में हुआ तो लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन इस बीच जो तस्वीर सामने आ रही है बांग्लादेश से इस सियासी शब्द बाण का जो मतलब है, इसके बाद बंगाल में बवाल निश्चित रूप में है। और वो क्यों, दिखाते हैं आपको जल्दी से कुछ डिटेल्स इसी को लेकर कि आखिर बंगाल में इस बवाल की वजह है क्या। अवैध घुसपैठ पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ। लगातार अवैध घुसपैठ को लेकर के इस चुनाव में बहुत तेज प्रतिक्रिया पार वाली बहस देखने को मिली है। सीमा पार से भड़काऊ बयानबाजी अब की जा रही है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इस्तीफा ना दे और इस्तीफा ना देते हुए सीधे तौर पर केंद्र की ओर आगे बढ़े, युद्ध का ऐलान करे और पश्चिम बंगाल के लिए एक अलग आवाज उठाए, दिल्ली के खिलाफ जंग छेड़े, दिल्ली के खिलाफ जंग को लेकर के तस्वीर दिखाई। इस विवादित बयानबाजी के बाद अब अटकलें बहुत ज्यादा लग रही है। बंगाल की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर आने वाला, बांग्लादेश कनेक्शन इसका क्या है, अब वो भी जान लेते हैं। कट्टरपंथी का बयान जिसने तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है, कट्टरपंथी है नुरुल हुदा। अवैध घुसपैठ पर सियासी संग्राम और इस बीच एसआईआर के साथ साथ अवैध घुसपैठ को लेकर जो सियासी चाबुक एक तरह से बीजेपी ने चला और उसका एज एक मिलता हुआ नजर आया, जिसमें बंगाल चुनाव में बहुत बड़ी तस्वीर भी देखी गई है। अब ऑपरेशन घुसपैठ को लेकर जल्दी से तस्वीर आपको दिखाते हैं कि इस वक्त बीजेपी की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, वो पूरी तरीके से अग्रसर है घुसपैठ पर फुल स्टॉप लगाने के लिए। बंगाल में घुसपैठ पर बड़ा विवाद और ये विवाद वोट बैंक या सुरक्षा पर खतरे के रूप में बड़े को तस्वीर को दिखा रहा है, बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है।
सीमा पार से कौन माहौल को भड़का रहा है, कौन इसमें घी डाल रहा है, ये बड़ा प्रश्न। और साथ ही साथ अवैध घुसपैठ के लिए अगर ऑपरेशन चलाया जाता है, इससे पेट में दर्द हो क्यों रहा है बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथियों को। बीजेपी बनाम टीएमसी में नई जंग इसको लेकर छिड़ गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये चुनावी जब कैंपेन की तस्वीर सामने आ रही थी उस दौरान से ही इस बात को पुरजोर ढंग से रखा जा रहा है। बांग्लादेश से आए जो बांग्लादेशी है, चाहे रोहिंग्या है, उनको बाहर निकालने की जो तस्वीर है। बंगाल पर सीमा पार की साजिश क्या है, अब वो जरा जल्दी से आपको बताते हैं। जमात के नेता है जिनका बयान सामने आया और सियासी बवाल मच गया है बंगाल में। नेता नुरुल हुदा का ये बयान है, जमात के नेता है और इनके शब्दमान जो है एक जहर की तरह जिहादी सोच को दिखाते हैं। इस्तीफा नहीं जंग करो, ये बयान दिया गया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया कि ममता बनर्जी इस्तीफा ना दे, सीधे केंद्र के लिए एक युद्ध ही शुरू कर दे। 17 करोड़ मुसलमान जो है बांग्लादेश के, वो साथ देंगे ममता बनर्जी का, इस तरीके के दावे किए गए। क्या बंगाल अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा बन चुका है? सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति यहाँ के नेतृत्व को और यहाँ की राजनीति को इफेक्ट नहीं करेगी कि ये पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इफेक्ट करने वाली है। अब ये तस्वीर किस तरीके की है और घुसपैठियों पर अब आर पार की जो लड़ाई है वो कैसी नजर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा बहुत गर्म इस वक्त बताया जा रहा है। साथ ही कट्टरपंथी संगठनों की सक्रियता, उनकी एक्टिवनेस बंगाल में बढ़ गई है, क्योंकि अब सरकार बदल रही है, पलट रही है, चेंज हो रही है। जो सालों साल से चली आ रही टीएमसी की सरकार है, उसे सत्ता से उखाड़ फेंका है बीजेपी ने। क्या राजनीति के पीछे बड़ा नेटवर्क है और क्या इसके पीछे कुछ बड़ा खेला हो रहा है? बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा इस वक्त गर्म है, लेकिन बंगाल में बेचैनी किसको हो रही है? कौन है जो सबसे ज्यादा परेशान है? सत्ता बदली तो क्यों बयानबाजियों में तल्खियां आई हैं, क्यों बयानबाजी बढ़ गई है और इस बीच घुसपैठ पर सियासत क्यों तेज हो गई है? क्योंकि ये मुद्दा तो कोर मुद्दों में रहे हैं। अब सीमा पार से समर्थन के दावे जब सामने आते हैं तो क्या ममता बनर्जी उन्हें हाथों हाथ लेगी या इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा वो समझेंगी और अपनी नैतिकता के हिसाब से इस पर कोई कॉल रखेंगी? क्या खुल रही है बड़े नेटवर्क की परत कि बांग्लादेश से कुछ ना कुछ सांठ-गांठ थी और वहां से जो घुसपैठ हुई है उसके पीछे भी ममता सरकार थी? सत्ता बदली तो क्यों बयानबाजी बदली? ये प्रश्न इस बीच उठते जा रहे हैं और इसका मतलब क्या है, मायने खंगालेंगे। लेकिन इस बीच जानकारियां मिल रही है घुसपैठ को लेकर, जब सियासत तेज हो गई है तो सवाल अब पूछे जा रहे हैं ममता बनर्जी से कि आखिर ये किस प्रकार की राजनीति, ये कौन सा वो पैरामीटर है जिस पर राजनीति की जा रही है, जिसमें घुसपैठ के मुद्दे को जब एड्रेस किया जा रहा था तो इसे ममता बनर्जी ने एसआईआर से जोड़कर दिखाया और दिखाया कि जानबूझकर वोट चोरी की जा रही है, जानबूझकर फर्जी वोटरों का एक आईना दिखाकर, एक तस्वीर दिखाकर लोगों को छला जा रहा है। बल्कि हकीकत कुछ और थी। परत दर परत जब ऐसे अंदर हम जा रहे हैं, चीजों को अब लेकर जब खुलासा हो रहा है तो तस्वीर बहुत क्लियर हो रही है कि यही वो नेटवर्क है जिसके लिए बौखलाई हुई, जिसके लिए बिलबिलाई हुई ममता बनर्जी थी। आप याद कीजिए वो तमाम बयान जो चुनावी कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी ने दिए, जिसमें वोट चोरी, एसआईआर, घुसपैठ, इन तमाम मुद्दों को वो सिरे से नकार रही थी और केंद्र पर इसका आरोप मढ़ रही थी। अब ये तस्वीर किस तरीके से पेचीदा हो रही है, क्योंकि अब एंट्री बांग्लादेश की हो गई है। बंगाल में ये गेम खेल कौन रहा है, अब जरा वो जानिए। वोट बैंक या बॉर्डर पॉलिटिक्स, इसे नाम क्या दिया जाए कि ये बॉर्डर पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको लेकर चर्चा हो, या ये पूरा वोट बैंक का क्रोनोलॉजी के तौर पर देखा जाए, एक वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखा जाए, इसे क्या नाम दिया जाए? अब साथ ही साथ इस गेम में सवाल ये भी कि इस गेम को खेलने के पीछे उन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का फायदा क्या है? क्या उनका भी कोई तालमेल, कोई सांठ-गांठ पिछली सरकार के साथ रहा है? सीमा पार से बयानबाजियां बढ़ रही हैं और इसी को लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बौखलाहट इन कट्टरपंथियों में है क्यों? कट्टरपंथी कनेक्शन पर भी जांच हो और इसके साथ साथ बंगाल में जो इस वक्त तस्वीर बन रही है, पश्चिम बंगाल की स्थिति बदलने के लिए, घुसपैठ पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए इस वक्त जो है ऑपरेशन का जिक्र किया गया।
शुवेंदु अधिकारी ने बाकायदे कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, अब सबसे टॉप प्रायोरिटी पर काम घुसपैठ को लेकर होगा। देश भर में इसी पर अब नई बहस छिड़ चुकी है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है, उनसे जानेंगे कि आखिर ये कोर मुद्दे, ये लड़ाई और ये एक तरह से पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे तब्दील हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, राम कुमार पाल नेता बीजेपी के, डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता, सत्येंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक, शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का स्वागत। और पहला सवाल मेरा इस वक्त, क्योंकि शेखर जी कनेक्ट है, शुरुआत उन्हीं से कर लेते हैं। शेखर जी, इस वक्त अवैध घुसपैठ पर ये जो सियासी संग्राम मचा हुआ है, दिल्ली तक जाइए, युद्ध केंद्र की ओर इसकी घोषणा करिए, आप रिजाइन मत करिए, और सीधे सीधे अगर आपको समर्थन चाहिए तो बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ हैं। इस बयान का क्या मतलब आप समझ रहे हैं, क्या मायने आप समझ रहे हैं? क्या इससे पॉलिटिकली पूरी तरीके से एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा बयान करार दिया जाना चाहिए जिससे बंगाल में बड़ा बवाल हो सकता है? ऋतु जी, आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी के इस्तीफे पर आ जाते हैं। ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध है, और देखिए टेक्निकली तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा। असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, असेंबली डिसॉल्व होते ही ना वो एमएलए रही है ना वो मुख्यमंत्री रही है। एक ये फॉर्मेलिटी है, इसके बारे में संविधान कुछ नहीं कहता है कि आपको इस्तीफा देना है नहीं देना है। असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, स्वतः उनका कार्यकाल खत्म हो चुका, नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा। लेकिन उनका ये कहना वो सिर्फ एक ये इंगित कर रहा है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी छल और बल से एक एक करके यहाँ सारे राज्यों पर कब्जा करती गई और उसके बाद अपने गवर्नर जनरलों के सहारे राज चलाती थी यहाँ, ऐसे ही आज भारतीय जनता पार्टी अपने छल और बल से एक एक करके राज्यों पे कब्जा कर रही है, और उनके जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरलों से कम नहीं है। आप तमिलनाडु में देख लीजिए। दूसरी बात, अब आ जाते हैं घुसपैठ पे। घुसपैठियों का एक ऐसा मुद्दा है जो 27 लाख वोट नहीं दे पाए, क्या वो घुसपैठिए थे? अगर वो घुसपैठिए थे तो उन 27 लाख लोगों के लिए इन सरकार के पास क्या इंतजाम था? आप तो हरियाणा में घुसपैठिए ढूंढ रहे थे, आपने बिहार में कितने घुसपैठिया पकड़ लिए एसआईआर में, आपने पश्चिम बंगाल में कितने घुसपैठियों की तो आधिकारिक घोषणा हुई है। ठीक है शेखर जी, आपकी सारी बातें ये राजनीति से प्रेरित चीजें समझ आती हैं, लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ममता बनर्जी आकर खुले मंच पर ये कह रही है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, और अभी ये बैक टू बैक ये बयान भी आ जाता है कट्टरपंथी का, नूरुल हुदा कौन लगता है ममता बनर्जी का? अगर उनका बयान ये आ रहा है तो मैं तो जोड़ कर ही देखूंगी कि दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। पूरा देश जोड़ के देख रहा है कि आज एक चुनाव आयुक्त को उसके नियुक्त करने के लिए कानून तब बनाया जाता है जिस टाइम सारे एमपी सस्पेंड है विपक्ष के, और बिना चर्चा के वो कानून पास करा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर अपनी तरफ से आप अपने मनपसंद पिट्ठू को बना देते हैं चुनाव आयुक्त। वो आज तक चुनाव में धांधलियों को लेकर जितने आरोप है, इसकी चर्चा ममता बनर्जी भी कर चुकी है। मनपसंद चीजें, मनपसंद नीतियां, अब आप कह रहे हैं चुनाव आयुक्त भी मनपसंद पिट्ठू है। चुनाव आयुक्त मनपसंद है। और आज एक बात आई है, ये जो हिंसा करवाई जा रही है, 3 लाख सीएपीएफ 3 लाख सीएपीएफ वहां थे। कल तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। जब शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर होता है, जब वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, उस टाइम ज्ञानेश कुमार वहां प्रशासनिक हेड थे, चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण था। क्या इन्होंने देश को जवाब दिया? वो जवाब दिया नहीं। कल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटा लिया शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद। अरे तो गई थी ना ममता बनर्जी, दिल्ली भी गई थी। ममता बनर्जी दिल्ली गई थी ना, क्या मिला वहां पर? क्यों नहीं करवाई इस चीजों को जांच? इन चीजों को लेकर के क्यों नहीं रुक रखा? आईपैक के मामले में जब ईडी की रेड पड़ती है, वहां हरी फाइल लेकर भाग जाती हैं, वो क्यों नहीं उस समय वहां पर क्यों नहीं रही? देखिए, ममता बनर्जी इन सारी जो कारगुजारियां चल रही हैं, ये संविधान की आड़ में जो गैर संवैधानिक काम ये कर रही है भाजपा की केंद्र सरकार। आज जहां इनके 2 विधायक है, वहां ये 7 अपने राज्यसभा एमपी कर लेते हैं। जहां
तमिलनाडु में एक विधायक है, वहां गवर्नमेंट किसकी होगी ये भाजपा का गवर्नर तय करता है। देखिए, मुझे आप भाजपा का गवर्नर कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। क्यों और नहीं? मुझे अब किसी गवर्नर भी आपको राजनीति से प्रेरित लग रहे हैं। गवर्नर तो है ही राजनीति से प्रेरित। कौन कह रहा है कि गवर्नर राजनीति से प्रेरित नहीं है? एक बार राम कुमार पाल जी, हाँ, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्त भी आप ही के पिट्ठू हैं। आपने पूरी तरीके से चुनाव आयोग को भी कब कर रखा है, आपने अपने हिसाब से वहां पर राज्यसभा के सांसद भी बना दिए हैं, आपने अपने हिसाब से सारी चीजें सेट कर दी हैं। जहां पर एक होता था वहां साथ साथ अब लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, विषय 27 लाख वोट का कर रहे हैं, तो मिलॉर्ड ने कहा था, मिलॉर्ड ने कहा कि भाई एक बार वोट नहीं देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, और हर बार मिलॉर्ड के पास तो गए हैं। तो मिलॉर्ड बीजेपी नहीं है, मिलॉर्ड जस्टिस है शेखर जी। और दूसरी बात कि जो 27 लाख वोट की आप बात भी करते हो, चलो एक बार मान भी लें, तो 25 सीटों में 14 सीटें टीएमसी जीती है, 1 सीट कांग्रेस जीती है और 5 सीट बीजेपी जीती है। अगर मान भी लें कि 27 लाख वोट के आपकी बातें हैं, तो सीटें तो उन्हीं के खाते में गई। ये तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा विपक्षियों का, कांग्रेसियों का, कि 47 मुसलमान टीएमसी ने खड़े किए और इसके अगेंस्ट 227 मुसलमान विपक्ष ने खड़े किए। उसका वोट का बंटवारा हुआ है। और ये कहते हैं एसआईआर, तो क्या एसआईआर पूरे दूसरे 5 राज्यों में नहीं हुआ है? और कोई इतना इनके जैसा कोई जितनी बार कोर्ट गए, जितनी बार इन्होंने खुद जीरा की, खुद बातें रखी। अरे स्टैनलिस भी थे, केरल के भी मुख्यमंत्री थे, अपना रिजाइन शांति से दिया ना। उन्होंने कोई एसआईआर और इसको वोट चोरी को मुद्दा नहीं बनाया। वो क्या मुख्यमंत्री नहीं है? जितना विरोध तेज प्रताप यादव और ममता ने किया, उसका अंजाम इन्होंने भोगा है। और ये जो आपका आज का मुद्दा है, जो नूरुल हुड्डा, ये जमाते इस्लामी क्या है? शेखर जी तो हमारे जो बहुत वरिष्ठ है, बहुत ज्ञानी है। ये जमाते इस्लामी क्या है? जैसे उत्तर प्रदेश में हलाल को बैन लगाया, उसी तरह इसे कलकत्ता में भी बैन लगाओ हलाल को। हलाल के कारण ये हो रहा है, इनके को हलाल के कारण पैसे मिल रहे हैं, धन मिल रहे हैं, और उसके दुरुपयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि ममता जी कभी भी अपना मुद्दा नहीं कही है। जय बंगाल किसका नारा था? मुजीबुर रहमान का। माँ माटी मानुस किसका नारा था? खालिदा जिया का। इश्तेहार कहाँ बनता है? बांग्लादेश में। शुरू से ये चलते आया है। ये तो जनता का आक्रोश था टीएमसी के विरोध में। वहां पे जनता को बीजेपी अच्छे से संभाल सकी, जागरूक कर चुकी। और ये तो डिससैटिस्फैक्शन है ना वहां की जनता का। वहां की आवाम बदलाव चाह रही थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको लेकर चर्चा हो रही है। शेखर कुमार भी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। शेखर जी, इस बात पर तो आप भी राय रखेंगे ना कि अगर पूरे चुनावों के दौरान हम देखें, पिछली दफा भी, इस बार तो छोड़िए, पिछली दफा भी नंदीग्राम तो नहीं बचा पाई थी। इस बार दोनों ही जगह पर हमने तस्वीर देख ली, भवानीपुर में भी, नंदीग्राम में भी। अब कौन सा इसमें आप एक नया एक गुत्थी जोड़ना चाहते हैं जिसमें कहीं से भी थोड़ा सा भी डिफेंड हो जाए ममता बनर्जी? आप तो सीधे सीधे साख ही बच गई है आपकी, वही बहुत बड़ी बात है। अब टीएमसी ने पिछली दफा भी मुंह की खाई, अब भी खा रहे हैं और फिर भी हार पचा नहीं पा रहे। देखिए, राम कुमार पाल जी के मैं बात का जवाब देता हूं। उनका प्रश्न था जमाते इस्लामी क्या है। ये पश्चिम बंगाल वो पश्चिम बंगाल है जहां के महानायक सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू महासभा, आरएसएस या मुस्लिम लीग का सदस्य हो, उसका प्रवेश प्रतिबंधित किया हुआ था। तो आज आप ये जमात इस्लामी की बात, क्या करें? नूरुल हुदा को आरती उतारे, नूरुल हुदा की नहीं, एक मिनट दीजिए शेखर कुमार, आरती उतारे नूरुल हुदा की। वो जो कह रहे हैं 17 करोड़ मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़े हो जाएंगे, उनकी आरती उतारे क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, हुमायूं कबीर किसका आदमी था? हुमायूं कबीर के स्टिंग ऑपरेशन में आ गए आप हुमायूं कबीर पर। मैं नूरुल हुदा पर पूछ रही हूँ। पंडित था, देश को बांट के ये राजनीति करना चाह रहे हैं, पोलराइजेशन करके। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये तो नाली से गैस बनवाएंगे और बादल में बता देंगे। इनको नूरुल उस्मान की बात राष्ट्र विरोध नहीं लग रही है, बीजेपी विरोध लग रही है, और राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी को नूरुल उस्मान से लेना देना नहीं, और जमाते इस्लामी पे बात नहीं करेंगे। जमाते इस्लामी को हलाल के थ्रू पैसा मिलता है, 58 कंट्रियों से मिलता है, 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। शेखर जी को ऐसे लोग नहीं दिखते हैं
जो देश की विरोध है, ये राज्य का विरोध कर रहा है दस्तूर मुद्दा, बीजेपी का नहीं। और दूसरी बात और कहना चाहूंगा, के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। चंद्रभान रथ को मारा ये गया। बांग्लादेश है आपकी वजह से। बांग्लादेश क्यों बना हुआ है? बांग्लादेश किसने बनवाया? ये आपके पुरखों ने बनवाया, नहीं बनवाया? आपके पुरखों ने चंद्रभान की हत्या करने का कारण आपका था, और विदेशी बंदूक से हत्या हुई है, कोई जनरल कट्टे से नहीं हुई है। शेखर जी थोड़ा सोचिए, राष्ट्र के लिए सोचिए, राष्ट्र की बात करिए। ये राष्ट्र विरोध है। नूरुल इस्लाम का बयान राष्ट्र विरोध है। बंगाल तो ठीक है, बंगाल को आजाद घोषित कर दो, 17 करोड़ आपके साथ है। क्या है नूरुल जी, क्या है शेखर जी, आप क्या? बांग्लादेश की इकोनॉमी आज बेहतर है इंडिया से। इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2816 यूएसडी है, उनका 2911 यूएसडी है। आपको शर्म आ रही है? यहाँ आधे से ज्यादा जनता को 5 करोड़ राशन में अब आपने रखा हुआ है, 5 किलो राशन में। शर्म आती है आपको अपमानित करने के लिए, लेकिन आप अरे राजनीति की बात को आप हजम शर्म कर रहे हो। हमारे आप देश आदर्श पूरा हो, देख रहा है, आपने देश ज्यादा रहा है। राजनीति और निखान लिखी है, छल बल का लेकिन समय राष्ट्र चला विरोध गया। और देश विरोध और अब पार्टी, छल बल का ये समय आपको चला समझ में गया। नहीं आता है। ये दुर्भाग्य है भारत का, भारत का दुर्भाग्य है। राष्ट्र विरोध आपको समझ में नहीं आता है, पार्टियों में बांट रहे राष्ट्र विरोध को। अरे तो सरहद पार से, एक मिनट शेखर कुमार जी, सरहद पार से कोई ऐसी तल्ख टिप्पणी दे जाए और आप उसे एक दफा उसके लिए बोल भी नहीं रहे हैं, और आपको यहाँ का मुद्दा, यहाँ की जीडीपी, यहाँ का विकास बड़ा सूझ रहा है। एक बार उनके लिए भी तो बोलिए कि नूरुल हुदा ने जो कहा है वो गलत कहा है। ममता बनर्जी तो उनके नक्शे कदमों पर चलती हुई नजर आ रही हैं, बेशक से ना हो, लेकिन उनके बयान तो नजर आ रहे हैं ना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। एक बात बताइए, नूरुल इस्लाम का बयान याद आ रहा है? ट्रंप रोज बेइज्जती कर रहा है, ट्रंप रोज बेइज्जती कर रहा है, उस पर जवान कैसी बेइज्जती? नहीं कैसी बेइज्जती, कहाँ की बेइज्जती, कैसी बेइज्जती? ट्रंप रोज बेइज्जती करता है, कहता है आई कैन डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर। ट्रंप की हिम्मत नहीं है भारत को कि मेरा अमेरिका भारत को तोड़ने के लिए आएगा, ये हिम्मत नहीं है ट्रंप में। ट्रंप ने तो धन्यवाद अदा किया मोदी को, आपने बंगाल जीता, जबकि कोई भी विदेशी राज्य के चुनाव को धन्यवाद नहीं देता। इसमें भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। ट्रंप क्या है? ट्रंप हमारे राष्ट्र का नहीं है। अरे तो ट्रंप जब बेइज्जतियां कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री की, अरे मालिक शेखर जी सुनिए तो जरा, नूरुल हुदा पर तो एक शब्द बोलिए। नूरुल हुदा के लिए आपने एक बार भी नहीं बोला, डोनाल्ड ट्रंप के पास चले गए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ पर कांग्रेचुलेट किया है कि आपने पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की। दो मेरे और खास मेहमान कनेक्ट है, उनके पास जाती हूँ। राम पांडे जी भी है और सत्येंद्र जी भी है। राम पांडे जी, एक तरफ जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठ रहा है, एसआईआर हो, घुसपैठ हो, तमाम मुद्दे उठे कैंपेनिंग के दौरान, लेकिन ये गले से उतर नहीं रहा है। नूरुल हुदा को इंटरेस्ट किया है यहाँ पर, बंगाल से क्या लेना देना उनका? और ये कट्टरपंथी इतने ज्यादा बौखलाए हुए क्यों हैं? कोई साठगांठ थी क्या टीएमसी की? तो मैडम ये बहुत कायर और कमजोर सरकार है। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है बहुत ही कायर है, कमजोर है, कोई कुछ भी बोल देता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, अरे कम से कम आप तो बोलिए। आपका तो पूरा सियासी उलटफेर वहां पर हो गया है, आप अभी केंद्र सरकार पर बात कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी है वो बहुत कायर है मैडम। अच्छा। उसकी सरकार बहुत कायर है, उसे कोई कुछ भी बोल देता है। अब आप कह रही हैं बांग्लादेश के बारे में बोलिए, ये नरेंद्र मोदी 2 साल से बिरयानी खिला रहे हैं वहां की पूर्व प्रधानमंत्री को। रामकुमार पाल जी बताएंगे इस पर जवाब। हाँ कंप्लीट तो करने दीजिए, तब तो रामकुमार पाल जी बताएंगे। मैंने कहा जवाब देंगे आपकी बात का। हाँ मतलब मेरा हो गया, मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊं, कंप्लीट हो गया मेरा? ये आपने एक जो दूसरा टैक्टिक्स अपनाया ना, ये चलेगा नहीं इस दफा। मैं आपसे कह रही हूँ जवाब नहीं, आपका तो देंगे रामकुमार पाल। करने दोगे? आपका जवाब देंगे रामकुमार पाल। मैंने ये नहीं कहा आप डिबेट छोड़कर चले जाइए। ये अभी ममता बनर्जी विफर रही थी, अब आप भी विफर रहे हैं, दिख रहा है ये। अभी आप मुझे जवाब दे रहे हैं या फिर मैं जाऊं अपने दूसरे मेहमानों के पास? सत्येंद्र जी प्लीज इस पर। हाँ सत्येंद्र जी का पूरा हो जाता जी। ये मैं देख रहा हूं जैसे मुद्दा जो है, एक बाहरी देश के व्यक्ति ने हमारे देश के बारे में इस तरह की बात कही, उस पर बात करिए। अब कुछ क्या है कि राजनीति में खाए पिए अघाए लोग जो इरिलेवेंट हो गए हैं, अब उनकी बातें देखिए, कह रहे हैं कि बांग्लादेश इन्होंने बनाया। तो आपने तो पूरी पाकिस्तान बनवाया था ना, आपने तो पाकिस्तान बनवाया था, इन्होंने तो बांग्लादेश बनवाया। वो उस पर बात ही नहीं करनी, बात यहाँ करनी है किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता पे जब बात आती है तो हमें सबको खड़े होना चाहिए कि एक बाहरी व्यक्ति कह रहा है 17 करोड़ मुसलमान, उस पर बोलने की आपको हिम्मत नहीं पड़ रही है। इतना आप जो है उससे जो है डरे हैं कि कहीं
अब उस पर बोलेंगे तो हमारा जो है वोट बैंक में खिसक जाए। अरे वो व्यक्ति जो कह रहा है उसे क्या इंटरेस्ट है? वो कह रहा है कि अराजकता के लिए एक तरह से धमकी दे रहा है कि 17 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। आप उस पर बात करिए ना। किसी भी देश में अगर कोई भी चुनाव हारता है, ऐसा ही एक उदाहरण दो ही जगह हमने शुरू में पिछली बार भी कहा था कि दो ही जगह दिल्ली और बंगाल जो है, दोनों सरकारें जन सरोकारों से हटके केवल केंद्र से लड़ाइयों में अपना जो है समय वो किया। आज आप कह रहे हैं ट्रंप बेइज्जती कर रहा है। ट्रंप किसकी बेइज्जती नहीं कर रहा है? पूरे वर्ल्ड में किसकी नहीं कर रहा है? जो भी सरकार में है उसकी कर रहा है, वो एक अलग चीज है। आप उसने बंगाल पे बधाई भी दी, लेकिन यहाँ मामला एक है कि एक बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी जो अपने उद्भव से महिलाओं के लिए क्या टिप्पणियां करता है। वो कहता है महिलाएं अकेले आ जा नहीं सकती, सार्वजनिक जीवन में ढक के रहे, बिना पुरुषों के नहीं जा सकती। वो एक महिला को यहाँ पे उकसा के कह रहा है कि दिल्ली आप जाइए, हिंसा करिए। तो ये कहाँ से मतलब उसके चाल चले। वो बांग्लादेश जो आज इस स्थिति में है, वो किसी के लिए भी, कोई सरकारें ये आएंगी जाएंगी, लेकिन हिंदुस्तान जहां था वहीं रहेगा। हमें उस हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं मोदी के साथ या किसी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा हो रहा हूँ। यहाँ पे मेन मुद्दा यह है कि 17 करोड़ जो लोगों को लेके धमकियां दे, क्या वो हमारे देश में नहीं रह रहे हैं? आप कैसे सिद्ध करोगे SIR से केवल जो है वाजिब लोगों का ही नाम काटा गया? अरे हो सकता है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो। हम लोग के यहाँ भी SIR हुआ, हम लोगों ने भी 10-10 बार डॉक्यूमेंट्स दिए। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स होगा वो देगा। आप कहीं जाते हैं, अगर आपसे सुरक्षा गार्ड आपसे पहचान पत्र मांगता है, तो इसमें आप सामंतवादी मानसिकता से कहेंगे इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई, हाउ डेयर यू, कि आप मेरा आई कार्ड चेक करेंगे। अरे ये परिचय पत्र या पहचान पत्र इसीलिए दिया जाता है कि आप अपने परिचय को बता सके कि आप सही या गलत की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। लेकिन अब उसमें सवाल यह है कि अग्नि परीक्षा जो है, ये जो लोग हैं केवल इन्हीं को देनी पड़ेगी या उनको दे। हाँ, उसमें अगर विभेद हो तो आप ठीक है। शेखर जी से एक सवाल इसी पर। शेखर जी, इसे मैं कैसे जोड़कर देखूं? वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखूं, इसे इंटरनेशनल मामला मानूं, या ये सिर्फ और सिर्फ एक रेपरकशन है जो बंगाल में अभी एक नई क्रांति या नई तस्वीर आई है? देखिए ऋतु जी, ये जो नूरुल इस्लाम आप बता रही है, तो नूरुल इस्लाम नाम है या कुछ अलग है? मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। इसका नाम मैंने पहली बार सुना। ये कौन है, किस स्तर का नेता है और इसकी क्या औकात है, वो नहीं पता आज की डेट में। लेकिन एक बात ये है कि पूरे विश्व में हर जगह, आप न्यूयॉर्क में अखबारों को उठाएं, आप अल जजीरा की न्यूज को देखें, आप जहां कहीं भी देखेंगे, ये हिंदुस्तान में चुनाव को लेकर जो धांधली हो रही है, ये हर जगह पे ये उजागर हो रही है। अरे सर, मैं कह रही हूँ वो कोई भी हो, कोई भी हो, उस पॉलिटिकल हैसियत का व्यक्ति वो है नहीं। एक मिनट शेखर जी, वो उस पॉलिटिकल हैसियत का व्यक्ति नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है, बेशक से वो ना हो उस कैडर का या उस कॉन्फिडेंस का व्यक्ति जिस पर विश्वास भी किया जाए, लेकिन सरहद पार से इस तरीके के बयान देना, और वो भी जब यहां पर बीजेपी की जीत हुई है, बंगाल में चुनाव हुए, उसके बाद सीधे सीधे कह देना कि आप युद्ध छेड़ दीजिए, अब अलग स्वतंत्र बंगाल बनाना चाह रहे हैं और मुसलमान आपको सपोर्ट करेंगे, ये संप्रभुता के साथ हस्तक्षेप नहीं है क्या? एक बात, वो आदमी बांग्लादेश का नागरिक है, वो अगर इस तरीके के बयान देता है तो भारत सरकार की इतनी तो डिप्लोमेसी होनी चाहिए कि बगल का एक बच्चा देश है उस पर वो दबाव बनाए। अगर वो बयान दे पा रहा है, यानी बांग्लादेश जो है अब किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो ऑपरेशन सिंदूर में एक भी बांग्लादेश, भूटान और इस तरीके के जो भी देश थे, नेपाल, किसी एक ने बयान इंडिया के फेवर में नहीं दिया। तो इस तरीके का बयान का आना भी भाजपा सरकार की कमजोरी है कि पड़ोसी मुल्क से, चाहे वो बगैर हैसियत का नेता हो, वो कैसे बयान दे रहा है। आपकी डिप्लोमेसी कहां गई? आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे आपके साथ कौन सा, पूरे विश्व में कौन सा देश ऐसा था जिसने ऑपरेशन सिंदूर में आपके पक्ष में बयान दिया। तो अब बांग्लादेश के ऐसे छुटभैये नेता भी इस तरीके का बयान दे रहे, जिस बयान का मतलब बहुत घातक है। तो इस पे भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है और क्यों उनकी हिम्मत हो रही है, हमारी डिप्लोमेसी क्यों कमजोर हो रही है, ये सोचने का मुद्दा है। और हम देखिए, ये जब ट्रंप वाले मामले में हम जवाब नहीं दे पाए, ट्रंप चाहे किसी को कुछ कह रहा है, हम फिर किस बात का विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं, माय फ्रेंड ट्रंप, और हमने तो पता नहीं क्या क्या करा उसके लिए। उसके बाद बदतमीजी करता है तो जवाब देना चाहिए। दिया है शेखर कुमार जी, टैरिफ के मुद्दे पर दिया भारत ने। अभी भी जब बंगाल में जीत हुई है तो खुद ट्रंप कांग्रेचुलेट कर रहे हैं,
कहां से धमकी, कौन सी धमकी? रामकुमार पाल जी, एक प्रतिक्रिया इस पर। ये पॉलिटिकली एक तरह से मैं देखूं इफेक्टेड बयान है नूरुल हुदा का, या ये सीधे सीधे कोई बड़ी पीछे से तस्वीर बन रही है, कोई बड़ा खेला हो रहा है? देखिए, शेखर जी ने उसको एक बांग्लादेश का एक आम नागरिक कह दिया, जबकि जमात इस्लामी का मुख्य लीडर है। वो जमात इस्लामी जिसको ये कुछ समझ नहीं रहे हैं। 58 कंट्री में 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जमात इस्लामी को आप भी जो पैकिंग फूड खाते हो उसमें हलाल का टैक्स देते हो, हम भी देते हैं। आपने लागू करके रखा हलाल जैसी चीजों को। आज यूपी में बैन है, आप बंगाल में बैन करवाइए ना। आप ही पैसे दे रहे हो, आप ही उनका बयान दे रहे हो और कह रहे हो बयानों पे बैन लगाए। अरे भाई साहब, हम तो भारत में आप जैसे नकली सेकुलरिज्म को बैन नहीं लगा सकते। वो तो बांग्लादेश है। कैसे हो गई आप जैसे नकली सेकुलरिज्म लोगों ने हमारे भारत का सत्यानाश करने का प्रयास किया और कर रहे हो। आपके बयानों को हमको बैन करने की हिम्मत नहीं है और दूसरे की बात करते हो। आप जैसे राष्ट्र के प्रमुख लोग और राष्ट्र विरोध की बात कर रहे हो। हम बच्चों को क्या सिखाओगे आप? हम तो आपसे छोटे हैं, ये सिखाओगे नकली सेकुलरिज्म से क्या पाया है? आप जिस पार्टी की बात कर रहे हो, आप सेकुलर नहीं हो ना। आप सेकुलर नहीं हो ना। तो सेकुलरिज्म का विरोध किया था और सेकुलरिज्म किस सदन में पास होकर लगा है? किस सदन में? इमरजेंसी लगा के सेकुलरिज्म लगाया आपने। आप अपने नेहरू के नहीं हो। जिसने सेकुलरिज्म का विरोध किया था अल्पसंख्यक है तो नेहरू ने। और शेखर जी, एक बात पूछता हूं, एक ही बात का जवाब देना। सबसे बड़ी आबादी हिंदू आबादी है, उसके बाद सबसे बड़ी आबादी कौन सी है? मुस्लिम है ना। कैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए? आप लोग का नैरेटिव मुस्लिम कैसे अल्पसंख्यक है, यही साबित करो। आप जैसे को बताओ। आईना दिखाया सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, या आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के लोगों की जो एंट्री प्रतिबंधित करी आपके इन हरकतों से? पहचान गए थे आप लोगों को। ये झूठा नैरेटिव बंद करो मेरे भाई, झूठा नैरेटिव बंद करो। कराओगे अल्पसंख्यक है क्या मुसलमान? मैं आपसे यही सवाल चाहता हूँ। इसलिए आपके एंट्री बैन करिए। सारे मेरे जो पैनलिस्ट है सबसे चाहता हूँ, चैनल के श्रोताओं से चाहता हूँ, एंट्री बैन करिए। दूसरी बड़ी आबादी है। ठीक है, राम पांडे वापस से ज्वाइन कर चुके हैं। राम पांडे जी, पॉलिटिकल प्रोवोकेशन नहीं मानूं मैं इसको, तो क्या मानूं? आप एक पार्टी की जीत होती है, बीजेपी वहां पर बम्पर वोट्स लाती है, उसके बाद पहले ममता बनर्जी कह देती इस्तीफा नहीं दूंगी, उसके बाद नूरुल हुदा भी वही भाषा बोल रहे हैं। क्या इसे मैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड मानूं या क्या तस्वीर है ये? कौन सी दिखाना चाह रहे हैं? कोशिश क्या है? कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है वही हो रहा है। 2014 से हम बात करें तो ये नूरुल हुदा का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसे कम से कम 10,000 बयान आ चुके हैं और उन 10,000 बयानों के बाद आज डिबेट हो रही है, कल नूरुल हुदा को हम भूल जाएंगे। ऐसे हम 9,999 को पहले भूल चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक डिबेट कराने का माध्यम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नूरुल हुदा जैसे ये डिबेट, पहले तो मैं आपको बता दूं राम पांडे जी, फिर आप बेफर के चले जाएंगे। डिबेट मैं करा रही हूँ, ना कि बीजेपी करा रही है। अब आप आगे अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा और ये मुझे जवाब दीजिएगा कि घुसपैठियों पर वार होता है तो इतना दिक्कत क्यों हो जाता है? ममता बनर्जी भी चुनाव के दौरान कम से कम हर कैंपेन की आप तस्वीर उठाएंगे, एक एक कैंपेन में वो यही मुद्दा उठाई थी कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। कहां से वोट चोरी? बिहार में भी हुआ ना, आगे भी चुनाव होंगे, हर जगह पर होंगी। वोट चोरी हुई होगी तो फिर केरल में क्या हुआ, फिर दूसरी जगहों पर क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी हुई होगी फिर तो। जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुख्य चुनाव आयुक्त का जो अपॉइंटमेंट होता था वो प्रधानमंत्री करते थे, नेता प्रतिपक्ष करता था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह अमित शाह को बैठा दिया। अमित शाह जो कि पूर्व तड़ीपार हैं। ये भी आपका झूठ है। अब बताइए कि ये पूर्व जो तड़ीपार हैं वो अब मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना, ये सबसे बड़ी वोट चोरी तो यहाँ से शुरू हो गई। अच्छा। फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अमेंडमेंट किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में ज्ञानेश गुप्ता हैं, उन पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती, उनके विरोध में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी वोट चोरी कर लें। हम बंगाल का चुनाव देखें, 27 लाख की चर्चा सब जगह है। मान के चलिए वो 27 लाख घुसपैठी है, मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन 27 लाख लोगों का नाम दीजिए, सूची दीजिए।
अभी भारत सरकार ने वो सूची नहीं दी है। मैंने कायर इस सरकार को इसलिए कहा कि जहां जहां घुसपैठिए की शिकायत भारतीय जनता पार्टी को थी, वहां वहां भारतीय नहीं, जनता सुनिए पार्टी ना। की सरकार बन चुकी है। पांडे जी, और एक मिनट, आपने अगर घुसपैठिया कंप्लीट कर बाहर लिया हो, निकली। एक सवाल, कितनी सीट्स आई हैं कांग्रेस को? जी, कितनी सीट्स मिली है इस बार, कितनी पे जीते हैं आप? 1984 में बीजेपी को 2 थी। अरे मैं 1984 की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं अभी की क्यों? बात कर रही हूँ। 1984 मैं आपसे में पूछ रही हूँ बीजेपी को 2 कांग्रेस थी। को कितनी सीट्स मिली है, कितने पर जीत हासिल जी, की है? मैं बता रहा हूँ, बताइए ना। बता रहा हूँ। जी, साथ जुड़ तमिलनाडु जाते, में- इंडी गठबंधन में जोड़ जी। लेते, ममता बनर्जी को सपोर्ट करते, जी, तब मानती जी, ना जी। मैं कि आपकी आइडियोलॉजीज बात एक साथ है। सुन लीजिए। तमिलनाडु में 1 सीट है, नरेंद्र मोदी की शर्मनाक हार हुई है, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। तमिलनाडु में 1 सीट आई है। केरल में भी नरेंद्र मोदी की शायद 1 सीट है, वहां भी नरेंद्र मोदी को डूबकर मर जाना चाहिए। इतनी और बंगाल में शर्मनाक क्या हार हुई करना है। चाहिए? नहीं, बंगाल में क्या जी। करना चाहिए? जहां पर था ही नहीं, जहां पे ग्राउंड जी। पर कुछ था ही नहीं तस्वीर, वहां जी। दोहरी हैट्रिक लगाइए ना पूरी तरीके से। तस्वीर देखिए, 206-7 सीट ले आना, जी। ये आप आसान मान जी। रहे हैं क्या? आप तो जी। राहुल गांधी कितने दिन पहले गए थे वहां पर चुनावी कैंपेन के लिए? 9 दिन पहले। हेलीकॉप्टर जी। पॉलिटिक्स होगी। जी, तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी की शर्मनाक हार हुई है, केरल में नरेंद्र मोदी की शर्मनाक हार हुई है। आप में हिम्मत है तो राम एक कुमार लाइन पाल चला जी, दीजिए। चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। नहीं, मुझे मत तमिलनाडु करिए, और केरल में मैं नहीं लड़ रही हूं नरेंद्र आपसे मोदी की चुनाव, शर्मनाक मुझे हार मत हुई है। चैलेंज मैं करिए। चैलेंज कर रहा राम हूं, कुमार आप पाल लाइन जी, चलाकर दिखा दीजिए। इनकी सारी बातें हास्यास्पद है। इनको केरल में जीत नजर आ रही है, तमिलनाडु में जीत नजर है, बीजेपी की हार नजर है, पर कलकत्ता में बीजेपी की जीत नजर नहीं आ रही है। और मैंने शॉर्ट में ही कहा था पहले बार कि टीएमसी ने 47 सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे तो विपक्षियों ने 227 पे उतारे। वो भी हमारे एक जीत का कारण है। मुस्लिम वोट का बंटवारा किया इन्होंने, अगली बार तो किया नहीं था इन्होंने। पहली बार फेज 2 के अंदर 90 सीट्स आई, जो हमें पहले 18 सीटें आई थी। और इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग साहब, बिना कांग्रेस के जो भी सरकारें आई, चाहे मोरारजी, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह, चाहे उनके चुनाव आयोग को छोड़ के हर चुनाव आयोग के कमिश्नर को इन्होंने पदों से निर्वाचित, मंत्री पद दिया है, गवर्नर बनाया है, विदेश के सचिव बनाए हैं। इस तरह के तो इनके कार्य थे। और ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस, अरे भाई जब टीएन सेशन बने थे उनके सर पे 2 आदमी किसने दिए थे? कांग्रेस के राजीव गांधी ने। उसके बाद जो गिल और नवीन चावला आए थे, किसने दिए थे? सोनिया जी ने। नवीन चावला इनके पीए थे सोनिया जी के। इस तरह से इनका चुनाव होता है। और एक जज हुए बदरुल इस्लाम, जो कि पहले राज्यसभा थे, उनको उड़ीसा का चीफ जस्टिस बनाया, बाद में फिर राज्यसभा दिया। बिहार के केस में उनको चीफ जस्टिस बनाया, फिर उनको इंदिरा जी ने अपना पीए बनाया। और रिटायर्ड होने के बाद पहली बार किसी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना, यह बदरुल इस्लाम इंदिरा गांधी का काम है। इंदिरा गांधी का काम है ये। इस तरह से देश नहीं चल रहा जिस तरह से आपने चलाया। रिटायर्ड जज को आज कोई चीफ जस्टिस बना दे या उसका सलाहकार भी बना दे तो ये लोग हाहाकार मचा देंगे। इस तरह के ये लोग हैं, अपने आदमी नहीं, मुझे तो बहुत सिंपल से सवाल पांडे जी से पूछना है, केरल में क्या हुआ है? केरल में अभी आपको बधाई के पात्र आप है केरल के लिए, लेकिन वहां पर भी तो चुनाव आयुक्त जब चुनाव हो रहा होता वो ही होंगे, कमांडिंग चीफ तो वही थे, तो फिर तो उस पर भी प्रश्न उठेगा साहब। केरल में नरेंद्र मोदी की शर्मनाक हार, ये आप एक लाइन चलाइए। शर्मनाक हार में नहीं, सुनिए ना, पहले आप मान लीजिए बंगाल में आपकी शर्मनाक हार, पहले आप बोलिए। बंगाल में कांग्रेस की शर्मनाक हार। अब आप बोलिए तमिलनाडु में नरेंद्र मुझे मोदी की ये बता, शर्मनाक हार। नहीं, मुझे बताइए ना। आप कितनी घटिया बात कर रही हैं, बोलिए ना। मैंने बोला, अब आप बोलिए। ये नरेंद्र शब्दों मोदी का की इस्तेमाल शर्मनाक हार। करके आप समझेंगे कि आपने आप बहुत बोलिए अच्छा ना, काम कर आपकी दिया। हिम्मत है तो। नेशनल टेलीविजन पर क्रेडिट बैठकर आप दीजिए। खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, मुझे बताइए ना, मुझे बता दीजिए एक बार। केरल में जो चुनाव हुए, केरल में आपको बधाइयां मिली, वहां पर भी तो वोट चोरी हुई होगी। चुनाव आयुक्त तो वही थे जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, नहीं थे वो? देखिए मैडम, आप मुझे एक लाइन नहीं बोलने देती है। मैं अरे, डिबेट छोड़कर नहीं, चला गया प्लीज था। बोलिए। मेरी बात सुनिए। प्लीज बोलिए। डिबेट छोड़कर चला गया था, आपके ऑफिस से फोन आया, प्लीज दोबारा जुड़ जाइए। मैं जुड़ गया दोबारा। हाँ, ठीक है। रामपाल जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप उनको इतना समय दे रही हैं, बाकी हम तीनों को आप बोलने नहीं दे रही हैं। मुझे तो एक समय लाइन दे ही रही हूं, complete जवाब नहीं नहीं दे आ रही। रहा है सर, जवाब तो दीजिए। देखिए, ये जो डिबेट है,
ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है, ना आप करा रही हैं, आपका मालिक करवा रहा है। आपके अच्छा। मालिक को भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से फोन आता है कि हिंदू मुस्लिम पर डिबेट कराइए, आपका काम हो जाता है डिबेट शुरू कराना। अप्रिशिएटेड। नहीं नहीं, यही वाला चाहिए था जी। मुझे। अब आप कहेंगे कि जी। मैं आपको वक्त दूं बोलने के लिए, ये सब नहीं सुनने दे के लिए रही मैं हैं यहाँ पर वहाँ आपको बुला रही हूँ। डिबेट्स ऐसी होती हैं, आप इसी तरीके से बात करते हैं, नेशनल टेलीविजन पर खुद को एक्सपोज कर रहे हैं आप। ये डिबेट रितु सिंह करा रही है, ना कि कोई बीजेपी का कोई प्रवक्ता या बीजेपी करवा रही है। खुले मंच पर कह रही हूं, रामकुमार पाल जी सुन रहे हैं, जाकर करेक्ट करवाइएगा और चेक करवाइएगा। है हैसियत तो एक बार चेक करवा लीजिए कौन करा रहा है ये डिबेट। रामकुमार पाल जी, इस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए, इनको पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं, इनके कारनामे सब हो चुके हैं, खाली ये सवाल करते हैं, जवाब तो उनको पता नहीं रहता है। ये हमेशा अदानी अंबानी पे सवाल करेंगे, लेकिन वाड्रा भूल जाएंगे, नेशनल हेराल्ड भूल जाएंगे, सोना बेचना भूल जाएंगे, सोना गिरवी रखना भूल जाएंगे। अपने नेता ए के एंथनी जो सदन में कहते थे कि जूते और कपड़े लेने को सेना के पैसे नहीं है, वो भूल जाएंगे। इनके पृथ्वीराज चौहान कहते देश का सोना बेच जाना कोविड में। अरे सरकार हम है, आप सोना बेचने की सलाह क्यों देते हो? हमने दिखाया ना कोविड भी, और सेना को आज कितने सामग्री, कितने मिशन सिंदूर में हमने दिखा दिया। जो कल ही उसकी वर्षगांठ थी, हमारे सेना के जवानों ने जवाब कल भी दिया, लेकिन वो इनको पसंद नहीं आएगा। सेना का विरोध, अभी जो 27 लाख वोट में जस्टिस ने कहा कि एक बार वोट नहीं देंगे मिलॉर्ड, वहां मिलॉर्ड के पास तो नहीं जा सकते, क्योंकि कंटेम ऑफ कोर्ट हो जाएगा, और कोई बात करेंगे तो एफिडेविट नहीं देंगे, ताकि कंटेम ऑफ कोर्ट हो जाएगा। इस तरह इनकी सोच है, भद्दी सोच से देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये तो आदत सी पड़ गई है अब जर्नलिस्ट को बिल्कुल सुनने आदत की सी पड़ कि गई है। यहाँ पर अरे इस मुद्दे तरीके पर के बयान नहीं, आएंगे कि मुद्दे पे बीजेपी बात नहीं करेंगे, विषय बंगाल का है, हद भी बंगाल इस पे पार बात की नहीं- है कि यहाँ पर डिबेट जो हो रही है वो भी बीजेपी डिसाइड करके दे रही है। सत्येंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, न 3 में है न 13 में है, उसके बावजूद भी इस तरीके की प्रतिक्रिया। सत्येंद्र जी, ये मैं कह रहा हूँ ना कि बार बार ये हो रहा है कि कई लोगों ने जो इस मुद्दे में उठाया कि सरकारी तंत्र का बड़ा हस्तक्षेप बढ़ गया है। तो मैं जानकारी के लिए डॉक्टर राम पांडे जी बड़े वरिष्ठ हैं हमसे, और मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कहूंगा कि आपकी ही गवर्नमेंट में 1973 में एक जस्टिस रहे होंगे ए एन रे, और जो है 1977 में जस्टिस एम यू वेग, उनकी वरिष्ठता का सिद्धांत जो है जैसे हटा के उनको न्यायाधीश जो बनाया गया, वो किसकी गवर्नमेंट थी साहब? हस्तक्षेप जो है पर्याप्त हुआ। और 1991 के राम मंदिर आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश, हिमाचल, अन्य जगहों पे आपने सरकार बर्खास्त कर दी। अभी शेखर कुमार जी कह रहे थे भाजपा ने कहां सरकार बर्खास्त की है। अगर चुनाव में लड़के आते हैं एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों में, देखिए बीजेपी किस तरह से 60 सीटें जीत के आई है। आप मुद्दों पे नहीं रहेंगे, आप एक तरह से सोचेंगे कि कहां ये राजनीति के भद्रलोक में ये छुटभैये टाइप का जिनको आप कहते हैं, ये गली गांव से उठ के चले आए। तो साहब ये सामंतवादी मानसिकता से इस देश ने कब की मुक्ति ले ली। अब ये जो है, जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी दल का उस तरह से समर्थन नहीं हूं, मैं जो राजनीति करवट है मैं उस पर बात कह रहा हूं। मैं इस देश में अगर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर यही ममता बनर्जी को लग रहा था इतना इस चुनाव में धांधली हो रही तो नहीं लड़ती, बाइकआउट कर देती इलेक्शन। आप हम कह रहे हैं जब आपको लगता है ईवीएम है, सारी मशीनरी यही है, तो आप बाइकआउट कर देते इलेक्शन। जनता की अदालत में आपको जाना चाहिए था, जनता कहती हाँ ठीक है हो रहा। जब आप चुनाव लड़ते हैं और हारते हैं तो हार को स्वीकार करना चाहिए। कुछ दिन पहले दिल्ली में जब चुनाव हारे अरविंद केजरीवाल, तो चुनाव के मतगणना के एक दिन पहले ही उनके जो बाद में विधायक हार गए, उनकी खरीद फरोख्त की आरोप लगाने लगे। तो मैं कहता हूं कि इस देश में कांग्रेस जो है ना, एक राजनीतिक स्थापित पार्टी है, वो इनकी तरह नहीं है जो अन्य दल हैं जो करते हैं। तो कम से कम वो अपनी साख को रखे। और जो दूसरी बात जो राम पांडे जी कह रहे थे कि मोदी को शर्मनाक हार हुई, साहब केरल में कभी बीजेपी की एक भी सीट नहीं रही। अगर वहां 2-3 सीट आ रही तो एक तरह से शुरुआत है, जीत है। अब जहां जिसकी 80 सीटें जिसकी सरकार रही है, जो बादशाहियत जिसकी रही है, जब उसकी सल्तनत जाती है तो हार उसको कहते हैं। और जो खुद ही मतलब मैदान में उतर के जो एक सिपाही की तरह, योद्धा की तरह लड़ रहा है, कोई भी दल, जिनकी अब चाहे टीवीके हो चाहे अन्य दल हो, जैसे डीएमके की हार हुई, टीवीके की नहीं हार हुई, एआईडीएमके की हार हुई है। वहां एक सीट 2-2 सीट जो पा रहे हैं, वहां शुरुआत हो रही है। आप देखिए ना, आप असम में सरकार में थे, बंगाल में आपको वामपंथ और तृणमूल कांग्रेस ने किया। ममता बनर्जी किसने लाया? 1984 में आपने सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ लड़ाया, ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस की ही थी। तो आपने ही मतलब ये सब फसल लगाई है, बोई है। लेकिन जैसे कांग्रेस स्वीकार करती है हार को, या जैसे कभी अन्य दलों में जो होता है, तो कांग्रेस को ऐसे में जो है इन दलों के साथ उस तरह नहीं उतरना चाहिए जैसे राजनीति उतरते हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ठीक है, मान लिया। शेखर कुमार जी, एक सवाल आपसे मेरा ये कि दिल्ली से जंग करो, युद्ध केंद्र से छेड़ दो, और बंगाल में चुनाव के ठीक बाद, अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं घोषित हुआ है, मुख्यमंत्री बना भी नहीं है,
उससे ठीक पहले इस तरीके की टिप्पणियां ना, मैं सवाल पर ही रहूंगी, मैं मुद्दे पर ही रहूंगी। हल्की बयानबाजी मुझे बिल्कुल ना पसंद है और ना मैं चाहूंगी कि मेरी डिस्कशन में आए, जैसा कि राम पांडे जी कर चुके हैं। आपसे मैं बहुत उम्मीदों के साथ ये सवाल पूछ रही हूँ, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये प्रभावित नहीं करेगा बंगाल के चुनाव को, जो नतीजे आए हैं और आगे राजनीति जो होगी? जी अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा शेखर जी, अनम्यूट कीजिएगा। मैं ऋतु जी एक बार, अभी आवाज आ रही है? जी 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 बाबुलंद आ रही है। अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चैनल के बारे में, इस चैनल पे मैं बहुत टाइम से आ रहा हूँ। राम पांडे जी ने जो बात ये कही कि बीजेपी के कहने पे डिबेट हो रही है, तो मेरी एक सलाह है राम पांडे जी कि आप, जो हालात अभी कांग्रेस के हैं, अगर आपको लगता है कोई चैनल ऐसा है जो विचारधारा में अलग है, तो वहां तो आपको और ज्यादा आकर और ज्यादा बात अपनी मजबूती से कहना चाहिए। वहां इस तरीके के लड़ने का कोई फायदा ही नहीं। जाने दीजिए, अभी चुनाव के बाद थोड़ा राहुल सा गांधी जी भी यही बिलबिलाए हुए हैं शेखर जी, कोई दिक्कत नहीं है, आदत से पड़ गई है, अब इस बात से ज्यादा कुछ असर पड़ता नहीं है। हाँ आगे देखिए, बाकी मैं आपको एक बात कहता हूँ कि ये जितनी बातें पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अभी चुनाव हुआ, वो कहीं पर भी, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि पूरे देश में इस तरीके से चुनाव आयुक्त को लेके या गवर्नरों को के रोल को लेके बड़ा आक्रोश आ रहा है। दूसरी बात, इस तरीके के बयानबाजियों से कोई लेना देना नहीं है। अब तो जो इन्होंने वादा करा है वो वादा ये पूरा करे, और ये वादा पूरा करेंगे भी, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो ममता बनर्जी की जितनी भी स्कीम्स थी, वहां केंद्र सरकार हर जगह टांग अड़ाकर बैठी थी और वहां पर पैसा इनको दे नहीं रहे थे। अब चूंकि इन्हें पश्चिम बंगाल में पैर जमाने हैं, तो वहां पे केंद्र की इनको मदद मिलेगी। अब ये किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर संभाल सकते हैं, क्योंकि जो पिछले 2-3 दिनों में जो चीजें हुई, ये आसानी से कंट्रोल हो सकती है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, ये व्यक्तिगत आरोप वाली बात नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो भी चुनाव जीतता है, वो सत्ता उसको सिर्फ कागज से नहीं दिखानी पड़ती है, उसको वहां सत्ता, अपना प्रभुत्व सड़क पे दिखाना पड़ता है, जो वहां इन्होंने करा, भाजपा ने भी, ठीक है। और पीछे वो यही काम सीपीएम ने और टीएमसी ने भी करा था, तो भाजपा ने उसको दोहराया। लेकिन अब इससे आगे बढ़ के देश की राजनीति जो है उसको स्वच्छ करे। अब आगे आपको मैं हालात बता रहा हूँ। एक सवाल आ रहा था कि केरल में चुनाव परिणाम क्यों नहीं, अगर सारे राज्यों में इसी तरीके से चुनाव आयोग अगर आज कर दे, तो इनको तो अगले 2 दिन में सत्ता से बेदखल कर देगी जनता। तो कहीं ना कहीं जनता को भी तो शर्म करनी है कि धीमे धीमे एक एक करके इनका स्टेप चल रहा है, ठीक है। और ऐसे राज्यों में तो बिल्कुल नहीं शेखर जी, करेंगे। आप ये बातें कर रहे हैं ना, मैं, क्योंकि पहली डिबेट नहीं है, पहली डिस्कशन नहीं है, कई दफा आपके साथ चर्चा हो चुकी है, आपसे ये पॉइंट आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे कर रहे हैं, एक बार कर देंगे तो जनता बेदखल कर देगी, क्या बात है शेखर जी। राम कुमार पाल जी प्लीज इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए, उसके बाद प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। आदरणीय शेखर जी को मैं गारंटी देता हूँ, बदला नहीं बदलाव होगा, और बिना सरकार बने सरहद पे बाउंड्री का काम चालू हो गया। हाँ। जब क्यों चालू हो गया कि रोकने वाला कोई नहीं बचा, फंडिंग का सब कुछ थी पर रोकने वाले थे, वो काम चालू हो चुका है, आप देख लीजिएगा। तो ये बदला नहीं, बदलाव जरूर होगा, खातरी पूर्वक होगा, गारंटी पूर्वक होगा, और बदलाव होगा, हिंसा मुक्त होगा। लेकिन जितनी हिंसा कलकत्ता में थी, उतनी हिंसा केरल में नहीं थी, उतनी हिंसा तमिलनाडु में नहीं थी, उतनी हिंसा आसाम में नहीं थी, उतनी हिंसा नहीं थी साहब, ये भी आप गौर करिए। आज 16 विधानसभा चुनाव में साहब एक सवाल हत्याएं हो चुकी है। अब जाने दीजिए 2021 की हत्याएं आपको नहीं दिखती हैं। और आज ऋतु जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक सवाल प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा एक सवाल ले कहना लीजिए। है कि घुसपैठियों की जो बात है, राम कुमार पाल जी, अगर आप सुनिए, वहां अगर आप ज्योग्राफी से अगर परिचित है, तो मेन रूट जो है वो आसाम से, बांग्लादेश से, आसाम से होकर घुसपैठिए ज्यादातर आते हैं। आसाम में एसआईआर क्यों नहीं हुई? आसाम में एसआईआर क्यों नहीं हुई? पश्चिम बंगाल में क्यों? क्या किया है? पहले स्पेशल एनसीआर नहीं किया है, याद करिए साहब, जो मुद्दा याद करिए। राजीव गांधी ने आसाम के क्या स्टेटस दिया था सीए के लिए? उन्होंने पहले सीए गोवा और आसाम में लागू है, पूर्व से लागू है।
अरे ऐसा आज नहीं, राजीव गांधी के जमाने से लागू है सर। शेखर जी, देश को मूर्ख न बनाओ, हमने आपसे ही सीखा है। बात अरे रखते हैं, SIR लेकिन आसाम सच में क्यों रखते नहीं हैं। हुई? और आज 12 राज्यों के SIR अंदर क्यों नहीं 6 हुई करोड़ आसाम में? लोगों के नाम कम हुए। 12 राज्यों में एसआर हुआ है और 6 करोड़ लोगों के नाम कम हुए, और सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश में कम हुए। शेखर जी, 3 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश में कम अरे हुए, आप 3 करोड़। पानी पूरा पी 12 लीजिए, राज्यों थोड़ी के अंदर आराम से 6 बात करोड़ करिए। नाम काम हुए हैं, और बाकी जो होगा तो कम होंगे। ये तो अधिकार है संवैधानिक आसाम में प्रक्रिया है। SIR क्यों नहीं आपने हुई? भी एसआर करवाया किया होगा पहले, आपके नजरों में भी एसआर हुआ। 12 राज्यों में एसआर नहीं हुआ, 6 करोड़ नाम कम नहीं हुए। बताइए आसाम आप। में हुई या नहीं हुई? आसाम में तो आपने सीए पहले लागू किया राजीव गांधी के टाइम, गोवा में पहले से लागू है। क्या बात कर रहे हैं आप? सच अरे बताइए ना। SIR हुई या नहीं, लागू क्या है? SIR हुई या नहीं आसाम में, जहां से घुसपैठिए आते हैं? घुसपैठिए वहां से भगाए जाते हैं। कल का ही आप हेमंत बिस्नावा का सारे चैनलों पे बाइट सुन लीजिए। वो भगाते हैं, बांग्लादेश में वापस आ जाते हैं। वो बांग्लादेश से बंगाल में कल का आप ही सारे जवाब चैनलों नहीं पे दे पा उनकी रहे। बाइट है, आप उनका जवाब सब नहीं कुछ दे पा रहे। कल का ईमानदार का सुन लेना, मेरा नहीं यही सुनना। आपकी हम तो सच्चाई है अज्ञानी लोग घुसपैठियों आपसे के बात बारे कर में। रहे हैं। आप एक ज्ञानी हैं, घुसपैठियों के बारे में यही हम अज्ञानी सच्चाई बात कर रहे हैं आपसे। कि जो मेन रूट है वहां आप नहीं कराते, क्योंकि घुसपैठिया मेन रूट आपकी ताकत है। बांग्लादेश घुसपैठिया मेन आपकी रूट ताकत है। म्यांमार बॉर्डर है। मेन रूट ये है साहब, गुमराह मत करिए। लटकाना भटकाना चला गया, अब देश का नागरिक जागरूक हो गया है। पहले जैसा आसाम नहीं में है अंगूठा SIR जैसे क्यों नहीं कुर्सी कराई? के पीछे चल देगा। भेड़ चाल आसाम बंद हो में गई। SIR क्यों नहीं शेखर कराई? जी, भेड़ चाल बंद हो गई। अब यो भेड़ चाल नहीं लाइए। अरे अब आईटी सब और आपकी एआई आ पत्ते चुका है। खुल रही है अब। हर चीज ये आले में पत्ते दिखता खुल है रही है, इंसान को। महामानव। आप और मैं बोल रहे हो ना, सबकी हवा तो निकल इसमें चुकी है सारी। ऊपर से और पारा ऊपर जो से है, जेट चरक जीटीपी चुका है भी दोबारा। चालू हो गया, उससे पूछ लेते हैं लोग। मूर्ख बनने वाले नहीं हमारी तुम्हारी बातों में। अरे अभी आने वाला उद्देश्य ठीक है, रहेगा क्या? एक जवाब पांडे जी से। पांडे जी, करीमपुर क्यों नहीं जाते? करीमपुर एक बार जाकर देख के आइए। जो दफ्तर आपका बंद था काफी दिनों से, वो बीजेपी की जीत के बाद खुला है सर। कम से कम इस बात से तो आप खुश रहिए कि आपके लिए जो तस्वीर थी अभी पश्चिम बंगाल में जब टीएमसी की सरकार थी, आपके दफ्तरों पर ताला लगा हुआ था, अब वो ताले खुल रहे हैं। नहीं, आग लगाई जा रही है। मैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हाँ। टीएमसी दफ्तर और कांग्रेस के दफ्तरों में बंगाल में ज्यादातर दफ्तरों में आग लगा दी गई है। और अच्छा। हम लोग सब जगह जाते हैं, करीमपुर ही में नहीं। क्या हो रहा है? करीमपुर में ताला क्यों खुल रहा है फिर? मेरी बात सुन लीजिए, हम करीमपुर ही नहीं जाते, हम मणिपुर भी जाते हैं। प्रधानमंत्री 3 साल से मणिपुर नहीं गए। ठीक है, वहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार बंगाल है। पे नहीं रहेंगे ना, करीमपुर पर रहेंगे। अब ये जाएंगे उधर मणिपुर। ठीक है, जवाब अब मेरी पश्चिम बात बंगाल पे सुनिए। नहीं देंगे आप, मुझे पता है। जी नहीं, मुझे आपको पता है और आगे भी कर दूं। जो कोई नूरुल हुदा के बारे में आपने बोला था, ठीक है कि वो ऐसा ऐसा कर देंगे, तो मैं कहता हूं कि हमें जवाब देना चाहिए। वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए, राजदूत को लिखना चाहिए कि आपके आदमी ने इस तरह से बोला है। ये आप बहुत उसको दुरुस्त arrest फरमाया है, कीजिए। ये आपका अब दुरुस्त, complete- ये फिर भी दुरुस्त complete फरमाया। तो हाँ करने दे- प्लीज, complete हाँ करने दीजिए ना। हाँ कंप्लीट। दूसरा यदि नहीं मानते हैं तो जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उस तरह से बांग्लादेश के 4 टुकड़े कर दीजिए। घुसपैठिए भगाने का सबसे आसान तरीका है और दिखा के भगाना चाहिए, जैसे ट्रंप ने किया था। हिंदुस्तान के वहां घुसपैठिए बोलकर ट्रंप ने हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर भेजा था। और ये नरेंद्र मोदी ऑब्सेशन का आपको भी हो गया है, आपको भी ट्रंप ऑब्सेशन हो गया। कंप्लीट नहीं करने देंगे पाल आप साहब, मुझे। नहीं नहीं, Complete तो आप नहीं करने ट्रंप देंगे। में जवाब लेने के लिए ट्रंप पर नहीं आई हूँ मैं, पश्चिम बंगाल पर आई हूँ। मणिपुर हाँ प्लीज मैं जवाब घुसपैठियों पाल की साहब। बात कर रहा हूँ, आप नहीं कंप्लीट करने देंगे ना। ट्रंप ने नहीं नहीं, मुझे हथकड़ियां ट्रंप लगाकर में भेजा। इंटरेस्ट नहीं है मेरा। हथकड़ियां आज का लगाकर मुद्दा भेजा पश्चिम और बंगाल ये का है। कायर प्रधानमंत्री चुप रहा। अरे पश्चिम बंगाल पर रहिए ना, कायर प्रधानमंत्री, यही आप ढोल पीटते रहिए, यही तो तभी तो हंस रही है पश्चिम बंगाल में आपका हुआ है। रामकुमार पाल जी, मैं मणिपुर पे छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। इनके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, 3 बार गए और मोदी जी 7 बार गए। और 2004 से 2014 में 695 आम आदमी मरे और सेंट्रल फोर्सेस के 307 मरे। और इस कार्यकाल में 40 आम आदमी की मृत्यु हुई है। ये मणिपुर का सच है, ठीक है, ये मणिपुर का सच है। समय जरा कम है। सत्येंद्र जी का एक प्रतिक्रिया, वक्त जरा कम है मेरे पास। सत्येंद्र जी, हाँ। पहली बात तो ये जानकारी दुरुस्त कर रहे हैं लोग अपना। असम में SIR हुई है, अभी 10 फरवरी को कंक्लूड हुई थी और उसमें 5,86,000 नाम जो है ऐड किए गए और 2,83,000 नाम डिलीट किए गए। इसलिए जो भी हम नेशनल न्यूज पे बोले, थोड़ा सा अध्ययन करके आए। दूसरी चीज,
जो नूरुल हुदा का बयान आया हम उस पर कायम रहते हैं, जिस पे डिबेट शुरू जी। नूरुल हुदा का बयान इसलिए आया है क्योंकि विधानसभा के जो घोषणा पत्र हुआ था पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी का, उसमें 3 वर्ड बड़े जो है इंटरेस्टिंग थे और बहुत बार बार चुनावी जनसभाओं में बोले जा रहे थे, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। तो बौखलाहट जाहिर सी बात है, जैसे हार की ममता बनर्जी की बौखलाहट है, वैसे घुसपैठ से उनकी बौखलाहट है। मसला यह है कि जब भी कोई चीज शुरू हो रही है, किसी ने अभी तक नहीं किया, यहाँ पर जैसे कांग्रेस भी सरकारों में रही है, बीजेपी भी रही है, अब जब भी शुरू हो रहा है, देर से ही शुरू हो रहा है लेकिन शुरू हो रहा है। और असम में भी बहुत सारी चीजें वहां सीएए एनआरसी के तहत हुआ, यहाँ भी वही बौखलाहट है जो निश्चित रूप में। और ये जो एक तरह से बयानबाजी है, ये तल्ख टिप्पणी डेफिनेटली इफेक्ट करेगी, क्योंकि ये एक तरह से सीधे तौर पर प्रोवोकेटिव अंदाज में कहा गया है। और पांडे साहब, आपसे दरख्वास्त है मेरी, आप इस दफा तो बोल गए, लेकिन अगली दफा अगर आप इस तरीके की प्रतिक्रिया दें तो कांग्रेस से मुझे पूछना पड़ेगा अगली डिबेट कौन सी करानी है, किस मुद्दे पर करानी है। बहुत शुक्रिया कनेक्ट होने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए सभी मेहमानों का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।